नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज से हम लोग एक नया विषय शुरू कर रहे हैं। आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर साइंस पढ़ा दीजिए, और कुछ मैंने साइंस पढ़ाया हुआ है, तो वो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। आप चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में जाइए, साइंस की जो मैंने पढ़ा दिया है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और आप कहते थे कि सर साइंस के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और प्रश्न भी काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, ठीक है। तो मैंने टाइम निकाल करके प्रयास किया है कि आपको साइंस के जो मेन टॉपिक हैं तीनों विषयों के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, वो आपको हम पढ़ा दें, जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज से हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर मैंने लिया है, अंतःस्रावी तंत्र। इसके बारे में आपको बताएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। इसके बारे में 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, पढ़ने से पहले एक सूचना है, सुन लीजिए 1 मिनट का समय निकाल करके। हम लोग जल्दी ही आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, और हो सकता है कि 2-3 दिन में आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए कि कब से आरओ की सीरीज लॉन्च होगी और कब से आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे कमेंट, मतलब इतने कमेंट आ रहे हैं, आप लोग परेशान कर दिया आप लोगों ने, मतलब कि और जो बीए की सीरीज चल रही है इतनी पसंद की जा रही है, तो इसी के आधार पर आप लोग बहुत मतलब इतने कमेंट करते हैं, मोबाइल पर भी, व्हाट्सएप पर भी और कमेंट बॉक्स में भी कि सर जल्दी से आरओ की सीरीज लाइए। तो अब चूंकि आपकी डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि आपको अधिकारी बनाना है, तो इसमें एक आपकी मुझे हेल्प चाहिए, ठीक है। यदि जो हमारी क्वेश्चन बनाने वाली टीम है, ठीक है, तो उसमें हमें कुछ और सदस्यों को शामिल करना है, और कुछ लोग अभी कम पढ़ रहे हैं, तो उतना भी काम एकदम फिनिशिंग के साथ नहीं हो पा रहा है। तो यदि आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, तो वो जो है स्वागत है उसका, आ सकता है मेरे साथ। उसके लिए क्राइटेरिया मैंने रखा है कि उसने कम से कम 2 मेंस दिए हों, ठीक है, या तो पीसीएस के या फिर आईएएस के कम से कम 2 मेंस दिए हों, ठीक है। उसे हम अपनी टीम में शामिल करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। इंटरव्यू भी दिया है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर आपने 2 मेंस दिए हैं, ठीक, और हाँ, अगर कोई लखनऊ का निवासी है, लखनऊ में रहता है, अगर पढ़ाई करता है, लखनऊ में है इस समय, ठीक है, तो उसके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी समय लखनऊ में ही हूँ। आपसे मुलाकात भी हो जाएगी आमने सामने, और बात भी हो जाएगी, ठीक है। आपके क्वेश्चन बने हुए हम देख भी लेंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पसंद आते हैं मुझे और हमारी टीम को, तो आपको शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आप बनाएंगे उसका आपको उचित पेमेंट भी, यानी कि उचित जो मेहनताना है आपका, वो भी दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे ही आपसे प्रश्न नहीं बनवाएंगे, ठीक है। तो आपको जो भी मेहनताना होगा वो भी दिया जाएगा, ठीक है। और मेल फीमेल, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। क्राइटेरिया हमारा फिक्स है कि कम से कम 2 मेंस दिए हो, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, अपना फोन नंबर लिखिए, कॉन्टेक्ट नंबर, और आप लखनऊ में या मतलब कहाँ के रहने वाले जो भी है, और अपने कितने मेंस दिए हैं ये डिटेल अपने बारे में लिख दीजिए। मैं आपसे फोन करूंगा, आपसे संपर्क करूंगा और आपसे बात करूंगा, आपसे कुछ क्वेश्चन बनवा के देखेंगे। वो अगर हमारी टीम को मुझे पसंद आते हैं तो आपको अपनी टीम में हम शामिल कर लेंगे, और फिर हम लोग आगे आरओ के लिए और पीसीएस के लिए सीरीज बनाना प्रारंभ करेंगे, ठीक। हालांकि आरओ सीरीज पर काम स्टार्ट हो गया है, चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि 2-3 स्टेज पर बनती है। वो पहले क्वेश्चन बनते हैं, फिर उसको चेक किया जाता है, फिर टाइप होता है, फिर प्रूफ रीडिंग होती है, ठीक है, फिर फाइनल मेरे पास आती है, फिर मैं चेक करता हूँ, इसके बाद जाके वो आपके पास पहुँचती है, ठीक है। तो काफ़ी समय लग जाता है इसको बनाने में, तो कई स्टेप पर होता है फिल्ट्रेशन, और इसके बाद आपको मिलती है। तो उसके लिए हमको कुछ कैंडिडेट की आवश्यकता है, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी टीम में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। मोस्ट वेलकम है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम अंतःस्रावी तंत्र की इस चैप्टर को पहले आप समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और इसे अंतःस्रावी क्यों कहते हैं, क्या होता है इसमें, ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि अंतःस्रावी 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक अंतः और एक स्रावी, ठीक है। हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अर्थात जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। जीव विज्ञान में क्या पढ़ रहे हैं, जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं, यानी कि जूलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अंतः का मतलब क्या होता है, अंदर, किसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर, यानी कि जंतुओं के अंदर। और स्रावी का मतलब क्या होता है, स्राव, यानी कि सिक्रेशन, यानी कि हमारे शरीर के अंदर होने वाला स्राव। और तंत्र, अब वो स्राव क्या है, कहां से निकलता है, कैसे निकलता है, उसका काम क्या है, क्यों निकलता है, कहां जाता है, जब इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं तो इसे कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर होता है और
हमारे शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक और रासायनिक क्रियाओं को संपादित और उनका नियंत्रण और समन्वय करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये है हमारा अंतःस्रावी तंत्र, इंग्लिश में कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शब्द आएगा ग्रंथि या ग्रंथियां। ठीक है, तो आपने सुना भी होगा ग्लैंड्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो बात ये उठती है कि ग्रंथि होती क्या है, किसे हम ग्रंथि कहेंगे, ग्लैंड क्या होती है। ठीक है, तो हम आपको बिल्कुल एक साफ साफ शब्द बताते हैं कि जिस अंग से कोई स्राव निकले उसे ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, जिस अंग से कोई स्राव या कोई रस या कोई सीक्रेशन निकल रहा हो उसे ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आएंगे कहां पर, ग्रंथियों पर। ठीक है, तो ग्रंथियां क्या होती हैं, ये स्रावी कोशिकाओं से बनी होती हैं और ये तरल पदार्थों का सीक्रेशन यानी कि स्रावण करती हैं, तरल पदार्थ से निकलते हैं। ठीक है, यही चीज एक और जान लीजिए कि जो अंतःस्रावी तंत्र के जनक हैं वो है थॉमस एडिसन। ठीक है, थॉमस एडिसन ने सबसे पहले अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बताया था। ठीक है, तो ग्रंथियां क्या है, ये स्रावी कोशिकाओं से बनी होती हैं और ये तरल पदार्थों का स्रावण करती हैं, सीक्रेशन करती हैं। और हमारे शरीर में जैसे आपको कहें कि क्या हाथ की ग्रंथि है, नहीं है क्योंकि इससे कोई सीक्रेशन नहीं निकल रहा है। ये कान क्या ग्रंथि है, नहीं है क्योंकि कोई सीक्रेशन नहीं निकल रहा, कोई रस नहीं निकल रहा है। लेकिन लीवर, यकृत क्या ग्रंथि है, क्यों, क्योंकि उससे पित्त रस निकलता है। अग्नाशय क्या ग्रंथि है, क्यों, क्योंकि उससे अग्नाशय रस निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, ठीक है, जैसे लाल ग्रंथियां, उनसे भी एंजाइम निकलते हैं, दुग्ध ग्रंथियां एंजाइम निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर का ऐसा कोई भी अंग जिससे कोई स्राव निकल रहा हो, सीक्रेशन हो रहा हो, वह ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, चलिए, और ये ग्रंथियां जो है 3 प्रकार की होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। ठीक है, हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथियां। ठीक है, एक एक को समझते हैं। जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये कैसी हैं, ये नलिका युक्त ग्रंथियां हैं, इनमें नलिकाएं होती हैं, यानी कि इस तरह से पतली पतली नलिकाएं होती हैं। ठीक है, इसे इसलिए इन्हें नलिका युक्त यानी कि डक्टेड ग्लैंड कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे इनको, डक्टेड। ठीक है, डक्टेड ग्लैंड कहा जाता है और इनसे जो स्राव निकलता है उसे एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। अभी देखेंगे कि एंजाइम और हार्मोन क्या होते हैं, आपको पूरी बात यहाँ पर हम बताएंगे कि एंजाइम और हार्मोन में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो कैसी होती हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं और इनसे स्रावित होने वाले स्राव को एंजाइम कहा जाता है। जैसे कि लार ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां, ये क्या है, ये कैसी हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, नलिका युक्त हैं। ठीक है, और ये इनके एग्जाम्पल है लार ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां और दुग्ध ग्रंथियां। ठीक है, स्रावित होने वाले उसको क्या कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, और ये एंजाइम स्रावित होकर के नलिकाओं के माध्यम से संबंधित अंग तक पहुंच जाते हैं और अपना कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये कैसी हैं, ये नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, यानी कि डक्टलेस ग्रंथियां हैं। कैसी, नलिका विहीन ग्रंथियां हैं और इनसे स्रावित होने वाले स्राव को हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, हार्मोन, यानी हार्मोन कहां से निकलता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। और इनमें क्या होता है, इस तरह की नलिकाएं नहीं होती हैं, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं, ये रक्त में मिलकर के, मान लो ये कोई ग्रंथि है, ठीक है, और इससे कोई हार्मोन निकल रहा है और इस हार्मोन को हमारे शरीर में इस जगह पर काम करना है, तो कैसे जाएगा, ये रक्त में मिल जाएगा और रक्त में मिल करके यहाँ पर पहुंच जाएगा और यहाँ पर अपना कार्य संपादित करेगा। ठीक है, यानी कि एक अंग से स्रावित होकर के रक्त में मिल करके दूसरे अंग तक पहुंचता है, दूसरे स्थान तक पहुंचता है जहां उसे कार्य करना होता है और वहां जा करके वो अपना कार्य संपादित करता है। कौन, हार्मोन। ठीक, जबकि एंजाइम नलिकाओं के माध्यम से जाते हैं जो कि बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन से निकलते हैं और ये रक्त में मिलकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी है, ये मैंने बहुत सारी भी लिखी हुई आपको बताएंगे, सिप्यूस ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, कैसी हैं, ये सारी की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनसे कि हार्मोन से निकलते हैं।
ठीक है। और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथियां, ठीक है, जो कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं। ऐसी ग्रंथियां जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं उन्हें मिश्रित ग्रंथियां कहा जाता है। और हमारे शरीर में एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित प्रकार की होती है और उसका नाम है क्या? अग्नाशय। अग्न्याशय, इंग्लिश में इसको कहते हैं पैंक्रियाज, ठीक है। ये कैसी है? ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसके अंतःस्रावी वाले भाग से हार्मोन्स निकलता है जिसे इंसुलिन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अग्नाशय के जो अंतःस्रावी वाला भाग है वहां पर लैंगर-हेंस की द्वीपिकाएं होती हैं। कुछ रूप में आपने पढ़ा होगा लैंगर-हेंस की द्वीपिकाएं कहाँ होती हैं? अग्नाशय के अंतःस्रावी वाले भाग में लैंगर-हेंस की द्वीपिकाएं होती हैं और उनसे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? जो लैंगर-हेंस की द्वीपिकाओं में बीटा कोशिकाएं होती हैं वहां से इंसुलिन निकलता है। लैंगर-हेंस की द्वीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं। जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं उससे हार्मोन निकलता है, उसका नाम है ग्लूकेगॉन। क्या नाम है? ग्लूकेगॉन। और जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वहां से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। और जो गामा कोशिकाएं होती हैं या कहीं कहीं आपको डेल्टा कोशिकाएं भी मिल जाएगा, वहां से निकलता है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। तो लैंगर-हेंस की द्वीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा से ग्लूकेगॉन निकलता है, बीटा से इंसुलिन निकलता है और गामा से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये तीनों क्या है? ये तीनों हार्मोन हैं। क्यों? क्योंकि ये अग्नाशय के कहां से? अंतःस्रावी वाले भाग से निकलते हैं, ठीक है। और अंतःस्रावी भाग से निकलने वाले रस को हार्मोन कहा जाता है, जबकि इसके बहिस्रावी वाले भाग से क्या निकलता है? अग्नाशयी रस निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जो कि भोजन को पचाने में सहायता करता है। और अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अग्नाशयी रस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को पचाने वाले एंजाइम एक साथ होते हैं, इसलिए अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। तो अग्नाशय आपको पढ़ेंगे तो पूरा आपको बना के दिखाएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से हार्मोन कौन कौन से एंजाइम इसमें होते हैं, ठीक है। अभी इतना जान लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां हैं? बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित, ठीक है। मिश्रित एक ही ग्रंथि जिसका नाम है अग्नाशय, ठीक है। बाकी कुछ ग्रंथियां ऐसी जो अंतःस्रावी प्रकार की हैं, कुछ ग्रंथियां ऐसी हैं जो बहिस्रावी प्रकार की हैं, ठीक है। चलिए, ये तो होगी ग्रंथियों बात कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। मूलतः तो 2 ही होती हैं, क्योंकि मिश्रित तो मतलब वहां तो बहिस्रावी भी है, अंतःस्रावी भी है, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि हार्मोन क्या होता है, ठीक है। शब्द जो हार्मोन इस्तेमाल हुआ था कि बहुत लोग तो इन्हें हार्मोन और एंजाइम में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, हार्मोन और एंजाइम को एक ही समझ बैठते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बिल्कुल साफ साफ क्लियर डिफरेंस बता दूं कि हार्मोन क्या होता है और एंजाइम क्या होता है, दोनों के कार्यों में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो हार्मोन के बारे में पहले जानते हैं। हार्मोन का अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ, ठीक है, यानी कि जो उत्तेजना पैदा कर दे, उत्तेजित करने वाला पदार्थ। इसका स्रावण कहां से होता है? ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा इसका स्रावण होता है। और हार्मोन शब्द का विधिवत उपयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे स्टार्लिंग, इन्होंने किया था, ठीक है। और हार्मोन को रासायनिक संदेशवाहक किसने कहा था? हक्सले ने हार्मोन को रासायनिक संदेशवाहक कहा था। और सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? सिक्रीटिन था। क्या नाम था? सिक्रीटिन। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले किस हार्मोन को खोजा गया था? सिक्रीटिन को खोजा गया था, ठीक है। अब आते हैं इसकी परिभाषा पर कि हार्मोन वास्तव में होते क्या हैं। तो मैंने लिखा हुआ है कि हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले रासायनिक पदार्थ। कैसे हैं? केमिकल सब्सटेंसेस हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, और शरीर में एक स्थान से स्रावित होकर रक्त के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचकर कार्य करते हैं। मैंने बताया था ना कि अगर उनको यहाँ से स्रावित हो रहे हैं और कार्य यहाँ पर करना है तो किसके साथ जाएंगे? रक्त के साथ मिल जाएंगे और ये यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो लिखा है कि शरीर में एक स्थान से स्रावित होकर रक्त के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचकर कार्य करते हैं, ठीक है। और जंतुओं में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, 2 शब्द यहाँ पर है, नियंत्रण और समन्वय। किसी को घटाते बढ़ाते नहीं है ये,
समन्वित करते हैं, रेगुलेशन करते हैं, नियमन करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो विधिवत तरीके से होती रहें, ना तो कम हो और ना ही ज्यादा हो। तो हार्मोन का जो भी काम है वो ये काम है कि हमारे शरीर में होने वाली जो भी जैविक रासायनिक क्रियाएं हैं उनको नियमित करना है, रेगुलेट करना है, समन्वय रखना है, कम ज्यादा नहीं होने देना है, ना तो घटाना है और ना ही बढ़ाना है, मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ये काम किसका है? हार्मोन का। एंजाइम का काम क्या है? ये जैविक उत्प्रेरक होते हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं। कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मतलब कि उत्प्रेरित करने वाले पदार्थ हैं, मतलब कि बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, जो शरीर में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, बढ़ाते हैं। एंजाइम का काम क्या है? हमारे शरीर में होने वाली जैविक और रासायनिक क्रियाओं को बढ़ाना, उनको उत्प्रेरित करना, ये कैटालिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। जैसे जब केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में जब कोई रिएक्शंस होती है तो हम कैटालिस्ट का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया और तेजी से हो जाए, जल्दी से संपन्न हो जाए, इसलिए हम लोग उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। तो एंजाइम क्या है? ये एक प्रकार के बायोकैटालिस्ट हैं, ठीक है, उत्प्रेरक हैं। और एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अगर पूछा जाए कि इनका नेचर कैसा है, तो प्रोटीनस इन नेचर। जो एंजाइम का नेचर होता है वो प्रोटीन के जैसा होता है, प्रोटीन नहीं होते हैं। अगर प्रोटीन ही होते तो एंजाइम हम क्यों कहते हैं? लेकिन इनका जो नेचर होता है वो प्रोटीनस इन नेचर होता है, एक तरह के एंजाइम। शब्द इस्तेमाल किया गया है कि एंजाइम एक तरह के प्रोटीन होते हैं, ठीक है, पूरे प्रोटीन नहीं है, एक तरह के प्रोटीन होते हैं। इनका नेचर प्रोटीन के जैसा होता है, वास्तव में प्रोटीन नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंजाइम किसी जैविक और रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जबकि ये समन्वित कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जब आप खाना ज्यादा खा लेते हैं, है ना, कुपच हो जाता है, डाइजेशन सही नहीं रहता है, तो आप क्या करते हैं, बाहर से सिरप वगैरह पीते हैं ना, लिप 52 वगैरह पीते हैं, डाइजिन पीते हैं, हिंदू पंचायत पीते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें एंजाइम ही होते हैं। तो जैसे वो एंजाइम हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, हमारी जैविक रासायनिक क्रियाएं बढ़ जाती हैं और भोजन जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे शरीर में एंजाइम कम निकल रहे हैं तो हम बाहर से अगर एंजाइम ले लें, या खाना ज्यादा खा लिया है तो हम बाहर से एंजाइम ले लें, तो हमारे शरीर में होने वाली जैविक रासायनिक क्रियाओं की दर बढ़ जाएगी और हमारा भोजन जल्दी से पच जाएगा, जल्दी से डाइजेशन हो जाएगा। तो ये एंजाइम और हार्मोन में अंतर होता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये उत्प्रेरक होते हैं जबकि ये समन्वित करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी जो मुझे बेसिकली आपको समझाना है। अब हम बात करेंगे कि मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, हालांकि एकदम बुरा सा लग रहा होगा, है ना, लेकिन समझाने के लिए बनाया है, कोई बात नहीं, कौन सा हमको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। लेकिन अगर डायग्राम से हम आपको समझा देंगे तो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, कभी आप भूलेंगे नहीं, है ना। तो ये जो 8 प्रकार की यहाँ पर मैंने ग्रंथियां लिखी हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो कि मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं, ठीक है। ये 8 प्रकार के मैंने नाम लिखे हैं, लेकिन इनको हमें सबको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ नाम जान लीजिए। पीयूष ग्रंथि, इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय यानी पैंक्रियास और जनन अंग यानी कि गोनाड्स, ठीक है। होते कहाँ हैं, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। देखिए ये क्या है, पीनियल ग्रंथि है, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे हैं पीयूष ग्रंथि, देखिए पीयूष ग्रंथि कहाँ पर है, ये देखिए, ये मस्तिष्क में होती है, ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी क्या है, ये आपको तभी बताएंगे हम। इससे क्या क्या हार्मोन निकलते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, ठीक है। हालांकि सबसे ये पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन फिर भी इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं ये बताएंगे आपको हम तब जब पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। थायराइड ग्रंथि कहाँ है, ये देखिए गले में आप जो देख रहे हैं ना, ये दोनों साइड देखिए थायराइड ग्रंथि है, और इसके जो बीच में आप देख रहे हैं, यानी बीच में ये इसके पीछे होती है, थायराइड के पीछे होती है पैराथायराइड, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि ये मस्तिष्क में होती है,
ठीक है। सीने में होती है आपकी थाइमस ग्रंथि, यहाँ पर ये अग्नाशय है, ठीक है। ये जो आपकी दो किडनियां देख रहे हैं ना, इन किडनियों के ऊपर होती है अधिवृक्क ग्रंथि, इसी को एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। और इन्हें कहते हैं जनन ग्रंथियां, गोनेड्स इनको कहते हैं, जो कि मेल में और फीमेल में अलग अलग प्रकार की होती हैं, ठीक है। मेल में टेस्टिस यानी कि वृषण होता है और फीमेल में ओवेरी यानी कि अंडाशय होता है, ठीक है। यानी कि अब टेस्टिस और ओवेरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, यानी कि मेल हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, फीमेल हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में आपको बताना है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी मेल की यानी कि पुरुष की आवाज बड़ी महीन होती है, यानी कि महिलाओं जैसी आवाज होती है, लेकिन कुछ महिलाओं की आवाज ऐसी उतनी भारी होती है कि पुरुषों जैसी होती है, ठीक है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि उनको जो है अपर लिप्स यानी कि कुछ मतलब से जो हम लोग की मूछें होती हैं, तो वहाँ पर कुछ मतलब कि महिलाओं को भी कुछ ऐसे बाल जैसे निकल आते हैं, कुछ ज्यादा मात्रा में निकल आते हैं, कभी कभी हल्की सी दाढ़ी भी महिलाओं को निकल आती है, तो वो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बताना है कि मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन क्या होते हैं, ठीक है। इनका अगर इरेगुलेशन हो जाए, अनियमित हो जाए अगर ये, तो क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, एस्ट्राडियोल है, टेस्टोस्टेरोन है, ये बहुत सारे हार्मोन्स हैं, मेल फीमेल हार्मोन्स हैं, इसके बारे में आपको हमें बताना है, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको नाम बता दिए, इतनी ग्रंथियां हम लोग को पढ़नी, 8 ग्रंथियां पढ़नी है टॉपिक में, ठीक है। तो आपको हम इसको 2-3 लेक्चर में पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। लोकेशन भी आपको बता दी है, आप चाहे तो एक रफली डायग्राम बना सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी ग्रंथि होती है। जब आपको आगे पढ़ाएंगे तो आप वहां से देख सकते हैं कि कौन सी ग्रंथि पढ़ाई जा रही है, उसकी लोकेशन एग्जैक्ट हमारे शरीर में कहाँ पर होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये था एक हमारा इंट्रोडक्शन आज अंतःस्रावी तंत्र का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाते रहिए, जो साइंस पढ़ा दिया गया है उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए और वहां से भी आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में, नमस्कार।